Hi students, welcome to NCERT NEET Adder 24/7. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator, and here I come with a छोटू सा रॉकेट रिवीजन ऑफ छोटू सा पिद्दू सा प्यारू सा चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 3 से 4 नंबर का तक पूछ लिया जाता है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, बट बहुत ही इफेक्टिव वे से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं इस छोटू सी वीडियो से। सो शायद लेस देन 10 मिनट्स का वीडियो होगा ये, बट येस इफेक्टिवली आपको हेल्प करेगा इस सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू करने में। तो एंड तक जरूर से बने रहना एंड लाइक जरूर से कर देना अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज, तो एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर से छोड़कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर की बात करें तो बेटा बेसिकली ईएम वेव्स का सोर्स क्या रहता है, दैट इज एन ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज, राइट। जब ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से हम बात करें बेटा, देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, सो ऑन हमारे पास ईएम वेव बन जाती है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहती हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द ईएम वेव। अब आपसे पूछ लिया जाता है कभी-कभी कि स्पीड क्या होती है। बेटा स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, यानी कि c, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 1/√μ0 into ε0, where μ0 is the बोलो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। कौन सी वाली? एब्सोल्यूट वाली। एप्सिलॉन क्या है? बोलो, शाबाश, सोचो जल्दी से, कंफ्यूज हो जाते हो आप टर्म्स में। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब अगर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो तो बेटा आपके पास स्पीड क्या आ जाएगी v, विच इज इक्वल्स टू 1/√μ into एप्सिलॉन। ठीक है, म्यू और एप्सिलॉन, आई होप आपको ये चीज पता चल चुकी है। अगर आपको v की टर्म्स में, अगर आपको v को c की टर्म्स में लिखना होगा तो v इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय √μr into एप्सिलॉन r। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर के बीच में, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू के बीच में। तो यार यहाँ पर E0 की वैल्यू c टाइम्स ऑफ V0 के बराबर होती है, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा यहाँ से हमें पता चलता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। E0 की वैल्यू c टाइम्स ऑफ V0 के बराबर होती है। फिर बेटा जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है ना, वो आपके पास स्पेसिफिकली अगर बात करें ईएम वेव के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके पास जो एनर्जी रहती है टोटल ऑफ द ईएम वेव, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। तो बेटा जी आपके पास टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है फॉर द ईएम वेव? दिस U रिप्रेजेंट्स एनर्जी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E_RMS का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0 के बराबर आता है। अगर आप U एवरेज ले रहे हैं ओवर द लॉन्ग टाइम तो बेटा आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? अब अगर RMS की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं आप मैक्सिमम वैल्यू से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी U इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर प्लस 1/4 B0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0। बेटा RMS वैल्यू E0 बटा √2 के बराबर होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रही हूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इज अलोंग, बोलो एक्स एक्सिस, तो बेटा kx और ओमेगा t जब भी दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे तो जो भी k के साथ वेरिएबल हो, जरूरी नहीं हमेशा x हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है हमेशा x हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो बेटा जो भी k के साथ वेरिएबल है उसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द ईएम वेव। ठीक है। अब सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करोगे तो बेटा जी आपके पास अगर यहां पर भी आप चेक कर रहे हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो सेम ही रह रही है, दैट इज एक्स एक्सिस। बेटा E क्रॉस B आपके पास किसके बराबर होता है? E क्रॉस B आपको देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द ईएम वेव्स। तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपके पास आ रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो बेटा आप याद रखिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो तभी तो आप वाई क्रॉस जेड करोगे, यानी कि जे कैप क्रॉस के कैप करोगे, तभी तो आपके पास एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप के लॉन्ग डायरेक्शन आएगी ना। सो दिस इज समथिंग रियली बेसिक, यू ऑल शुड रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। बेटा एक और चीज याद रखना है, I, J और K जब भी आप यहां पर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव आता है, यानी कि जब आप I क्रॉस ऑफ J ले रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो,
तो बेटा जी आपके पास पॉजिटिव ऑफ के कैप आएगा। अगर आप जे क्रॉस ऑफ आई ले रहे हो यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपके पास बेटा जी माइनस ऑफ के कैप आएगा। ये छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जिसका वेक्टर स्ट्रॉन्ग है उसका ये स्ट्रॉन्ग ही होगा। नेक्स्ट आगे हम चलें तो बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट आता है एक छोटू सा पॉइंटिंग वेक्टर का। बेटा पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ना एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में। अगर मैं पॉइंटिंग वेक्टर की बात करूं तो बेटा ई क्रॉस ऑफ एच से ये रिप्रेजेंट होता है। एस की वैल्यू ई क्रॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाय म्यू लिख सकते हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव है उसी डायरेक्शन में आपका एनर्जी फ्लो भी है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपका लिंक करता है ओमेगा, सी और के को। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड के इज द प्रोपोगेशन वेक्टर। तो k की वैल्यू बेटा 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होती है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू म्यू, वेयर म्यू इज व्हाट बेटा, म्यू इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये छोटी छोटी चीजें बट आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें बेटा आपके स्पेक्ट्रम की तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए दैट इसको याद रखने का एक इफेक्टिव तरीका आपको मैम ने सिखा रखा है, दैट इज गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। तो अगर आपको ये चीज याद हो गई, तो आप ऑर्डर याद रख सकेंगे। गाड़ी यानी कि गामा रेज, एक्स यानी कि एक्स रेज, यू यानी कि अल्ट्रावायलेट, वी यानी कि विजिबल, इन यानी कि इंफ्रारेड, माई यानी कि माइक्रोवेव, आर यानी कि रेंज यानी कि रेडियो वेव्स। ठीक है जी, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। बेटा आप जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं इसमें, जैसे जैसे इस सीरीज में नीचे जाते जा रहे हैं, अगर आप गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज लिख रहे हैं तो बेटा हमेशा याद रखना है आपको आर की वैल्यू यानी कि जो रेडियो को बिलोंग कर रही है उसमें वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बेटा गामा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता कैसा रहता है, इनवर्स रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे हाईली एनर्जेटिक रेज कौन सी है तो गामा रेज, फट से बोलना। हाईली एनर्जेटिक रेज कौन सी है, गामा रेज, फट से बोलना। अगर बोलें कि सबसे लंबा वेवलेंथ किसका है तो रेडियो वेव्स, ठीक है, सबसे लंबा वेवलेंथ किसका है, रेडियो वेव्स। तो दिस इज समथिंग रियली बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, दिस इज समथिंग रियली बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब बहुत सारे बच्चे ना इस चीज पे कंसर्न रहते हैं दैट मैम हमें ना ये रेंज याद नहीं होती है। तो बेटा मैंने मेक श्योर किया है कि आपके लिए एक ही जगह पर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ को मैंने कंपाइल कर दिया है। सो देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आप वेवलेंथ की टर्म्स देखोगे ना बेटा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर आप वेवलेंथ की टर्म्स देखोगे तो आपके पास मीटर में वैल्यू आ रही है, एमएम में वैल्यू आ रही है, नैनोमीटर में वैल्यू आ रही है एंड दिस इज इट। ठीक है, आपके पास मिलीमीटर में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मीटर में, एमएम में और नैनोमीटर में वैल्यू आ रही है। बेटा अगर आप ऑपोजिट वैल्यूज को देखेंगे तो ये ऑपोजिट वैल्यूज बराबर होती हैं। तो इट्स लाइक मैं इसको रब कर रही हूं क्योंकि आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आपको क्लियरली दिखना भी तो चाहिए ना। इस तरीके से कर देते हैं बेटा, ये 1 mm और ये 1 mm बराबर है। आपको विजिबल की रेंज पता है कितनी होती है, 400 से 700 होती है। तो बेटा जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं आपको पता है वेवलेंथ बढ़ रही है, तो रेडियो वेव्स में वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन 0.1 mm। उसके बाद जब आप नीचे आओगे माइक्रोवेव्स में तो बेटा जी 0.1 के ऑपोजिट क्या पड़ रहा है, 0.1 पड़ रहा है, 0.1 से 1 mm होगी। अब फिर 1 mm ऑपोजिट पड़ रहा है, फिर 1 mm से 700। बेटा ये तो आपको याद ही होती है 700 to 400 वाली रेंज। ठीक है, सो 700 के पैरेलल 700 पड़ रहा है, अब 400 के पैरेलल 400 पड़ रहा है। सिमिलरली 1 नैनोमीटर के बिल्कुल सामने 1 नैनोमीटर पड़ रहा है, 10⁻³ के सामने 10⁻³ पड़ रहा है। तो गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होती है। सो बेटा आई होप ये आपको हेल्प करेगा रिमेंबर रखने में। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी बात करोगे तो बेटा जी आपके पास गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है 10⁻20 to 10⁻24 हर्ट्ज। आई विल रिकमेंड कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाली हूं इस चैप्टर के, आप उसको जरूर से देखें। उसमें जो मोस्ट रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के रिलेटेड वो हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर अगर आपसे बात करें एवरेज टोटल एनर्जी की, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। बट आपको याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द ईएम वेव होती है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होती है। सो अगर टोटल एनर्जी की बात करोगे दैट विल बी व्हाट बेटा 2 टाइम्स ऑफ यूई, या फिर आप उसको 2 टाइम्स ऑफ यूबी भी लिख सकते हो। इंटेंसिटी क्या होता है बेटा,
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब फर्दर आप बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या लिख सकते हो, बोलो। एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इंटेंसिटी आपके पास पावर डिवाइडेड बाय एरिया भी होती है, यानी कि वॉट डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर। बेटा इंटेंसिटी आपके पास यू एवरेज इंटू सी के भी बराबर आ सकती है, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है तो बेटा एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। बेटा जी मोमेंटम की अगर आप बात करोगे, एब्जॉर्बिंग मटेरियल है तो इट इज यू बाई सी, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है तो 2u बाई सी आता है, 2u बाई सी आता है। सो आई होप यहां तक आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हो गए रिवाइज। सो इसी तरीके से इफेक्टिव रिविजन्स करते रहिए, जुड़े रहिए अपनी फिजिक्स को अरमान के साथ। अब कल हम एक नया सफर शुरू करेंगे, कल नए चैप्टर्स का रॉकेट रिवीजन आपको मिल रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। एक हार्ट जरूर से बनाकर जाओ यार कमेंट सेक्शन में, बहुत मेहनत कर रही हूं तुम्हारे लिए। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।